of overdues or in the cooperative bank. तो RBI gave some reason for that, ठीक है, and it was basically analyzed in 1975 to 76, 74 to 76, because cooperative banks that is even older than the RRBs. RRB से भी पुराने banks हैं वो, ठीक है. So 1974 to 76 में RBI एनालाइज किया, RBI ने, कि that there is overdue of the amount, मतलब excessive overdue, NPA वाला सिचुएशन है, ठीक है. पैसे लोन के रूप में जो दिए गए हैं, the loan which was provided that was not came at that time, उस समय तक आया भी नहीं था, ये सिचुएशन था. So what was the reason, क्या रीजन था, वो RBI ने बताया था इसका. तो फर्स्ट रीजन was the natural calamities. I even already told you कि नेचुरल कैलेमिटीज में क्या क्या चीजें, जैसे फ्लड्स, ड्रॉट, ठीक है, और ये सब चीजों ने कहीं ना कहीं इट वाज अफेक्टिंग द रिपेइंग पावर ऑफ द बोरोवर्स. तो ज्यादातर जो कोऑपरेटिव बैंक्स थे उनका मेन फोकस क्या था, मैंने पहले बताया स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स कहाँ था, स्टेट में. सेंट्रल कोऑपरेटिव जो बोल रहे हैं दैट वाज इन डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, एंड रूरल एरियाज में कुछ बैंक्स थे, है ना, एग्रीकल्चरल बैंक्स जो थे. तो कहीं ना कहीं जो सिचुएशन ऐसा था कि बोरोवर्स कौन होते हैं, जो पैसा लेते हैं, तो उनका सिचुएशन इसलिए वर्स हो गया था क्योंकि ये सारी नेचुरल कैलेमिटीज ने वर्सली उनको इफेक्ट किया था, ठीक है. और दूसरी चीज, कोऑपरेटिव बैंक जो थे दैट वाज फोकसिंग ऑन प्रोवाइडिंग द अमाउंट टू द रूरल पीपल, ठीक है, तो उनका तो ऑलरेडी पेइंग पावर कंपैरेटिवली टू अर्बन पीपल लो होता है. तो ये भी पहला रीजन था. सेकेंड रीजन क्या था, इनएडिक्वेट एंड इनसफिशिएंट सुपरविजन ऑफ द बैंक, यानी कि जो बैंक्स थे, कोऑपरेटिव बैंक्स थे, दे वर नॉट एज सच स्पेशलाइज्ड और एफिशिएंट दैट दे कैन मैनेज और सुपरवाइज द लोन्स एंड ऑल. मतलब जो सुपरविजन होना चाहिए था लोन का पैसा देने पर, वो उस तरीके का सुपरविजन और एफिशिएंसी उनमें नहीं था बैंक्स में, कोऑपरेटिव बैंक्स में. थर्ड पॉइंट क्या था, द पुअर क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द सोसाइटीज एंड बैंक, बिकॉज द कोऑपरेटिव बैंक्स वर प्रोवाइडिंग द लोन्स टू द कोऑपरेटिव मेंबर्स, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के मेंबर होते थे, अलग अलग कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स, उनको देते थे और रूरल पीपल को देते थे. तो जो क्वालिटी मैनेजमेंट था, और बैंक भी किसके थ्रू चलता था, कोऑपरेटिव मेंबर के थ्रू, है ना. तो वो क्या था, उनमें पुअर क्वालिटी था मैनेजमेंट का, यानी कि दे आर नॉट एबल टू मैनेज द बेसिकली होल सिचुएशन प्रॉपर्ली. क्लियर. थर्ड वन इज द एब्सेंस ऑफ लिंकिंग ऑफ क्रेडिट विद द मार्केट. लिंकिंग ऑफ क्रेडिट विद मार्केट का मतलब क्या हुआ कि जो प्रोडक्ट या जो क्रेडिट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो क्रेडिट फैसिलिटीज हम दे रहे हैं, उसको हम प्रॉपर्ली मार्केट नहीं कर पा रहे थे, ठीक है. प्रॉपर्ली मार्केटिंग का मतलब समझ रहे हो कि यानी जैसे लोन के लिए कितना ज्यादा दिखाया जाता है कि इतने % इंटरेस्ट पे लोन, ये वो, तो उस तरीके का सिचुएशन भी उस समय नहीं था, ठीक है. उसके अलावा कोई प्रॉपर्ली मेजर नहीं लिया जाता था इन एबिलिटी ऑफ द मशीनरी टू प्रॉम्प्ट एक्सिक्यूट द डिक्री, यानी कि वहां पर अगर कोई भी सिचुएशन था, अगर पैसा रिपेमेंट नहीं होता था, कोई एक्शन नहीं लिया जाता था, याद रखना, कोई भी एक्शन एज सच नहीं लिया जाता था. सो ये सब चीजों ने कहीं ना कहीं वीक कर दिया था सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक को. क्या कर दिया था, वीक कर दिया था. और ये एक रीजन है कि बहुत ज्यादा बैड डेट लॉसेस ये जो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक था उन्होंने फेस किया. क्लियर हो गई बात, समझ में आया. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंट्रल कोऑपरेटिव. हो गया, दीज आर अंडर द, ये सब किसमें था, शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर में. अब थर्ड बचा है शॉर्ट टर्म का, दैट इज PACS, ठीक है. ये क्या है, PACS, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज. नेक्स्ट, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी, पैक्स, क्या फंक्शन है और क्या है ये, तो सुनिए. जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी है, ठीक है, ये 3 टायर सिस्टम में सबसे लास्ट में है, और ये विलेज लेवल इंस्टीट्यूशन है. ये कौन सा इंस्टीट्यूशन है, विलेज लेवल, यानी कि जहां पर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल था, एक स्टेट लेवल था, वहीं पर ये कौन सा लेवल है, विलेज लेवल है, ठीक है. उसके अलावा ये किसको लोन देने का काम करता है, किससे डील करता है, दे डील डायरेक्टली विद द रूरल पीपल, दे डील डायरेक्टली विद द रूरल पीपल, ठीक है. और ये क्या इंकरेज करता है, दे आर बेसिकली इंकरेजिंग द सेविंग्स अमॉन्ग द एग्रीकल्चरलिस्ट. एग्रीकल्चरलिस्ट जो एग्रीकल्चर के काम पे क्या रहते हैं, बेसिकली इन्वॉल्व है,
उनको ये इनकरेज करता है फॉर द सेविंग, सेविंग कीजिए, पैसा बचाइए, सेविंग भी जरूरी है। सो उसके लिए इनकरेज करना, डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना, लोन्स देना, तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ द PACS, ठीक है, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी। अब ये क्या करता है, इट इज अ लास्ट लिंक, ये क्या है, लास्ट लिंक है, किसके बीच में, अल्टीमेट बोरोवर्स के बीच में, ठीक है, रूरल पीपल के बीच में और हायर एजेंसीज के बीच में, यानी दे आर मेकिंग द लिंक बिटवीन द, जैसे कि मान लीजिए कि आपका एक जगह पे, आई एम जस्ट शेयरिंग द स्क्रीन, ठीक है, आप लोग देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि एक तरफ आपका PACS है, ठीक है, एक तरफ आपका क्रेडिट सोसाइटीज के ये सॉरी रूरल सोसाइटीज के लोग हैं, और एक तरफ आपका सेंट्रल कोऑपरेटिव, एक मिनट, ठीक है, एक तरफ आपका सेंट्रल कोऑपरेटिव है। तो बेसिकली दैट इज मेकिंग लिंक बिटवीन, रहने देते हैं इसको, दैट इज मेकिंग द लिंक बिटवीन, किसके किसके बीच में लिंक बनवा रहा है, सेंट्रल कोऑपरेटिव, स्टेट कोऑपरेटिव एंड रूरल पीपल के बीच का ये एक लिंक है, ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, RBI के साथ जो रूरल पीपल को लिंक करने का काम कौन करता है, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज, ठीक है। प्राइमरी एग्रीकल्चरल जो क्रेडिट सोसाइटी था, ये स्टार्ट हुआ था, सिर्फ 10 इनके ब्रांच थे, कितने ब्रांच थे, इट वाज स्टार्टेड विद ओनली 10 ब्रांचेस, ठीक है, और इसका जो मेंबरशिप फी था, मतलब ये जो क्रेडिट सोसाइटी स्टार्ट करने का जो मेंबरशिप फी था वो बहुत लो था, ठीक है, और इवन इसके जो मेंबर थे, यानी जो PACS के जो मेंबर बन सकते थे, वो पुअर एग्रीकल्चरल पीपल भी बन सकते थे मेंबर्स, ठीक है। ये जो मेंबर जो थे, इनकी जो सोसाइटी जो बनी, इसका जो लाइबिलिटी था दैट वाज अनलिमिटेड, क्या था, अनलिमिटेड, यानी इन द केस ऑफ लॉस, अगर लॉस होता तो लॉस के केस में इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी यूज कर लिया जाता, ठीक है। पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक मेंबर का था इन द केस ऑफ लॉस, ठीक है, अगर सोसाइटी फेल हो जाता है, कोई भी लॉस होता है, तो उस सिचुएशन में पूरा का पूरा जो लाइबिलिटी था वो मेंबर्स के सर पे था, समझो, ठीक है। यहाँ पर जो इसका कैपिटल था, यानी कि कैपिटल इसके पास कहाँ से आता था, यानी पैसे कहाँ से आते थे, तो पैसे जो आते थे, जो सेविंग मोड में जितने एग्रीकल्चरलिस्ट का अकाउंट वगैरह था, उसके थ्रू पैसे आते थे इनके पास, बोरोवर को जो देते थे उससे इंटरेस्ट वापस जब पैसा आता था इंटरेस्ट के रूप में, वो भी इंटरेस्ट के साथ, वो उसके साथ साथ इनको कई बार हेल्प करता था सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है, और डिपॉजिट्स वगैरह जो थे, इन सब तरीके से इनके पास पैसा आता था। क्लियर हो गई बात, समझ में आया। कवरेज की बात करें अगर, तो लगभग 1999 से 2000 की अगर हम बात करें, तो देयर वर 88,000 PACS, 88,000 प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी था, जो लगभग 96% रूरल एरियाज को कवर कर रहा था। इतना सारा 88,000 जो 96% रूरल एरियाज को क्या कर रहा था, कवर कर रहा था। और इन मेंबरशिप सोसाइटीज का जो अमाउंट, मतलब जो पूरा टोटल कॉस्ट था, दैट वाज 8.68 करोड़, ठीक है। लेकिन कुछ साल के बाद RBI ने, और RBI का कोलैबोरेशन हो गया स्टेट गवर्नमेंट के साथ, ठीक है, और उन्होंने क्या किया, बहुत सारे रीजंस लिए और बहुत सारे क्रेडिट, जो प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी था, उसको एमलगमेट कर दिया, क्या कर दिया, मिला दिया, ठीक है, एमलगमेशन कर दिया, और कुछ थोड़े बड़े बड़े, मतलब छोटे छोटे जो PACS थे, उसको क्या कर दिया, साइज में इंक्रीज कर दिया, बड़ा कर दिया, और बहुत नंबर ऑफ क्वांटिटीज डिक्रीज हो गया, ठीक है। इनका मेन काम क्या था, वही चीज था, और आज भी बहुत सारी जगह पे हैं, कुछ जगह पे छोड़ करके, लगभग जैसे कि गुजरात वगैरह पे थोड़ा स्ट्रांगली वर्क नहीं करता है, अदरवाइज बहुत सारी जगह पे आज भी PACS स्ट्रांगली वर्क करता है। लोन एडवांस की अगर हम बात करें, तो लगभग इनका जो लोन था वो अब ये कितना दे सकते हैं, लगभग इनके पास लोन देने की कैपेबिलिटी है 13,600 करोड़, 2000 तक की, अभी तो और भी हो गई होगी, 13,600 करोड़ इसकी क्या है, कैपेबिलिटी टू प्रोवाइडिंग लोन्स एंड एडवांसेस। और ये लोन देने का काम ज्यादातर किसको करते हैं, वही वीकर सेक्शन को और रूरल कम्युनिटी को। वीकर सेक्शन जिनके पास एज सच कोई, आपका बोल सकते हैं कि एज सच कोई फंड या पैसा नहीं है, उनको देना पैसा, और साथ साथ में रूरल पीपल को देना पैसा, ये इनका मेन फोकस है। उसके अलावा यहां तक समझ में आया, क्लियर हो गया। लेकिन इनका ओवरड्यू बहुत ज्यादा है, इनका भी ओवरड्यू बहुत ज्यादा है, पता है कितना है,
अगर हम 1991 टू 92 की बात करें तो 2875 करोड़ अभी तक ओवर ड्यू है। कितना है? और अभी तो कम हो गया होगा, 2875 1999 टू 2000 में ड्यू था, ड्यू। पहले 1950-51 में 6 करोड़ था, 1960-61 में 44 करोड़ था, अब 1999 टू 2000 में 2875 करोड़। समझ रहे हो कितना ज्यादा पैसा है। नेक्स्ट वन इज, लिखिए लैंड डेवलपमेंट बैंक LDB और कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, ये दोनों सेम है। लैंड डेवलपमेंट बैंक्स LDBs और कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स, रूरल डेवलपमेंट बैंक्स, ये दोनों का नाम सेम है। लैंड डेवलपमेंट बैंक भी आप लिख सकते हो। अच्छा, लैंड डेवलपमेंट बैंक जो है वो क्या है, सिचुएशन क्या है लैंड डेवलपमेंट बैंक का? सो शॉर्ट टर्म क्रेडिट में तो ये तीनों टाइप के बैंक काम करते हैं, सेंट्रल कोऑपरेटिव, स्टेट कोऑपरेटिव एंड प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज। तो ये दे आर वर्किंग फॉर द शॉर्ट टर्म प्रोवाइडिंग द लोन। दीज आर द एग्रीकल्चरल, मैंने बताया था ये सब किसमें पार्ट में आएगा? एग्रीकल्चर में, ठीक है। एक नॉन एग्रीकल्चर, एक एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी में। तो लैंड डेवलपमेंट जो बैंक्स हैं ये शॉर्ट टर्म नहीं, ये लॉन्ग टर्म क्रेडिट देते हैं और साथ साथ में दे आर मेकिंग द परमानेंट इंप्रूवमेंट फॉर लैंड। सो बेसिकली दे आर प्रोवाइडिंग द लोन। लोन की क्या देते हैं? ये लॉन्ग टर्म लोन। कौन सा लोन देते हैं? लॉन्ग टर्म लोन देते हैं। और साथ साथ में दे आर बेसिकली इंप्रूविंग द परमानेंट इंप्रूवमेंट इन लैंड्स। और ये और भी चीजों के लिए लोन देते हैं, जैसे परचेजिंग द बिग मशीनरीज, कैपिटल मशीनरीज वगैरह परचेज करना है, जैसे इंडस्ट्री सेट करना है आपको एग्रीकल्चरल एरियाज, ये रूरल एरियाज में, वहां के लिए बहुत महंगा आपको मशीनरी खरीदना है तो मशीनरी वगैरह के लिए भी लोन देते हैं। लॉन्ग टर्म लोन जो एग्रीकल्चरलिस्ट हैं कई बार एक और भी चीज के लिए लेते हैं, पता है? मनी लेंडर को पैसा वापस करने के लिए। आपको तो पहले मैंने बताया था कि जो आज भी बहुत सारे रूरल एरियाज में जमींदारी सिस्टम है और जहां पर लोन लिया जाता है या मनी लेंडर्स होते हैं जिनसे पैसा लिया जाता है बहुत ही महंगा इंटरेस्ट रेट पे, तो कई बार इनसे जो लोन लिया जा रहा था वो किस चीज के लिए लिया जा रहा था? पैसा चुकाने के लिए, ठीक है। मनी लेंडर्स को पैसा देने के लिए, वापस करने के लिए भी कई बार यहाँ से लोन लिया गया है, ठीक है। और क्यों? और एक और भी चीज है, बट इस तरीके से जो लोन लिया जा रहा था वो एक्सप्लॉयटेशन से बचने के लिए जो मनी लेंडर्स करते हैं। कोऑपरेटिव बैंक मतलब ये, इसका स्ट्रक्चर क्या है देखते हैं। लैंड डेवलपमेंट बैंक का क्या स्ट्रक्चर है? नाम से सजेस्ट हो रहा है कि लैंड वगैरह परचेज करने के लिए, मशीनरी परचेज करने के लिए, कोई एक्सपेंसिव आइटम परचेज करने के लिए, जब रूरल एरियाज के लोगों को जरूरत पड़ती है पैसे की, तो दे कैन टेक द लोन थ्रू दिस, ठीक है। आगे बस समझ में, दिस लैंड डेवलपमेंट बैंक, इनका सेक्टर किस तरीके से टायर है सुनो। These banks have 2 टायर स्ट्रक्चर, 2 टायर है। इससे पहले वाला का कितना स्ट्रक्चर था? 3 टायर स्ट्रक्चर, ठीक है। एक काम करना बेटा, इसका 2 टायर है, 2 टायर स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये कुछ स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक है, ठीक है। स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स है। और दूसरा है, मैंने बताया था ये पहला है, ठीक है। और दूसरा लोकल एरिया में और भी चलता है, दैट इज प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। ये दोनों लैंड डेवलपमेंट बैंक का पार्ट है। पहला क्या है? स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। और दूसरा क्या है? प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। तो 2 स्ट्रक्चर में लैंड डेवलपमेंट बैंक काम करता है, ठीक है। वहां पर 3 था, यहाँ पर 2 है। लैंड डेवलपमेंट बैंक का 2 पार्ट है, ठीक है। वहां पर क्या था? एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव बैंक का कितना पार्ट था? शॉर्ट टर्म में 3 था, यहाँ 2 है। पहला है दैट इज स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। दूसरा है प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल एंड रूरल कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। क्लियर हो गई बात? समझ में आया? कैपिटल की अगर हम बात करें, कैपिटल की अगर हम बात करें तो कैपिटल में लैंड डेवलपमेंट बैंक जो है इनका कहां से फंड आता है? वही फंड, रोज फंड आपका जो बोरोवर्स के थ्रू जो इंटरेस्ट रेट वापस आता है वो हो गया। कैपिटल रिजर्व्स, डिपॉजिट्स, डिबेंचर्स, इन सब थ्रू इनके पास क्या आता है? फंड आता है, कैपिटल आता है, ठीक है। उसके अलावा इनका जो मैच्योरिटी रेट है लोन का,
ये लगभग कितने से कितने साल है पता है? 20 to 25 ईयर्स। मतलब इनका जो मैच्योरिटी टाइम फिक्स्ड है दैट इज बिटवीन 20 to 25 ईयर्स, दैट इज फिक्स्ड, मतलब इसी दोनों के बीच में लगभग होगा, ठीक है। और एंड आर गारंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। और एक और भी चीज है कि जो रूरल डेवलपमेंट जो बैंक है, इसके अलावा इनका जो डिबेंचर है, रूरल डिबेंचर है, दैट इज अप टू 7 ईयर्स। डिबेंचर कितने साल के लिए है? 7 ईयर्स के लिए, ठीक है। मेच्योरिटी के बारे में तो ऐसा गिवन भी नहीं है, ठीक है। 7 ईयर्स के लिए फ्लोटिंग रेट, ठीक है। और इनका और भी है ग्रोथ कैसा है। 1920s में इट वाज फर्स्ट कोऑपरेटिव लैंड बैंक जो था, फर्स्ट कोऑपरेटिव लैंड बैंक जो था या डेवलपमेंट बैंक था, दैट वाज स्टार्टेड इन पंजाब। कहाँ पर स्टार्ट हुआ था सबसे पहला? पंजाब में। पंजाब में 1920 में स्टार्ट हुआ, उसके बाद धीरे धीरे मद्रास में भी पहुंचा, मतलब 1920 में पंजाब, 1929 में मद्रास। क्लियर हो गया? लोन्स एंड एडवांसेस मैंने बता ही दिया था कि लोन एंड एडवांसेस जो है ये किस तरीके से देते हैं, इनका मैच्योरिटी रेट क्या होता है, इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड होता है। डिफेक्ट्स क्या है लैंड डेवलपमेंट बैंक का? अभी भी बहुत सारे डेवलपमेंट बैंक्स हैं जिनका पैसा वापस नहीं आया, वही सेम सिचुएशन, ओवरड्यू। उसके अलावा और भी क्या क्या चीजें हैं जो बेटर नहीं है बैंक में, लैंड डेवलपमेंट बैंक में? अनइवन ग्रोथ है, प्रॉब्लम है ओवरड्यूज का। उसके अलावा लैक ऑफ ट्रेन्ड स्टाफ, मतलब ज्यादा ट्रेन्ड स्टाफ नहीं है। अदर डिफेक्ट्स और क्या है कि ये जो बैंक होते हैं वो चार्ज बहुत ज्यादा हाई करते हैं इंटरेस्ट रेट ऑन लोन। क्या करते हैं? बहुत ज्यादा हाई इंटरेस्ट रेट इनका होता है, ठीक है। दीज बैंक चार्ज वेरी हाई इंटरेस्ट रेट ऑन लोन प्रोवाइडेड बाय देम। बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट क्या होता है? हाई होता है। दूसरा चीज है कि देयर आर मच डिले इन ग्रांटिंग ऑफ लोन, और इवन लोन को देना, मतलब मैच्योरिटी रेट चाहे कितना भी आप प्रोवाइड कीजिए, बट द प्रोसेस वट एवर दे आर टेकिंग दैट इज अ वेरी लॉन्ग टाइम, so they are delaying in providing the loan to the people. So this one is the second effects in the land development bank. And एक और चीज, इंस्टॉलमेंट एंड पीरियड ऑफ लोन्स आर नॉट फिक्स्ड, यानी कि जैसे बैंक से अगर आप लोन लेते हो तो फिक्स कर देता ना कि हर महीने आपको इतना इतना देना है। कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है, सबको पता है, दैट इज नॉट इन सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ वो आपको लोन जो है वो अमाउंट हर मंथ कितना लगेगा वो भी एक बता देता है वो, है ना। सो यहाँ आपका इंस्टॉलमेंट का सिचुएशन क्या है उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है, ठीक है, कि कैसे आपको रिपेमेंट करना है, लोन किस तरीके से इंस्टॉलमेंट देना है। और एक इवनली लोन, इवनली का मतलब समझते हो, एक प्रॉपर अमाउंट जो हर महीने आना चाहिए, वो यहाँ पर कोई इस चीज का प्रोविजन नहीं बना हुआ है, ठीक है। वीकर सेक्शन जो रूरल सोसाइटीज के हैं, जैसे कि आपके लैंडलेस लेबर्स हो गए जो दूसरे के एग्रीकल्चरल लैंड पे वर्क करते हैं, वैसे अगर लोग हो गए, लैंडलेस लेबरर्स हो गए, विलेज आर्टिशंस हो गए, मार्जिनल फार्मर्स हो गए, ये जो है वो अनेबल हो जाते हैं लोन्स को प्रोवाइड करने, मतलब लोन के पैसा ले तो लेते हैं बट दे आर नॉट एबल टू प्रोवाइड द लोन एट टाइमली, दे आर नॉट एबल टू प्रोवाइड लोन ऑन टाइमली बेसिस, ठीक है। एंड इनके पास एक और भी चीज है, दे डोंट हैव एडिक्वेट सिक्योरिटी फॉर गेटिंग लोन, इनके पास कुछ सिक्योरिटी और कोलेट्रल भी नहीं होता है। तो ऐसे कई बार लोग भी होते हैं जिनके पास कोई भी प्रॉपर्टी ना होने की वजह से इनको लोन नहीं दिया जाता है, ठीक है। ये सारी चीजें इनकी प्रॉब्लम, दीज आर द प्रॉब्लम्स ऑफ द लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। तो आई गेस क्लियर हो गया वो कोऑपरेटिव बैंक जितना भी पॉइंट्स बताया है। और बहुत ज्यादा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइप, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंट्स? सो अकाउंट इज बेसिकली जहां पर बैंक में हम पैसा डिपॉजिट कैसे करें, पैसा को सेव कैसे करें, उस टाइप से कितनी बार हम ट्रांजैक्शंस करते हैं उस हिसाब से बैंक ने मल्टीपल ऑप्शंस दिया है अकाउंट को ओपन कराने का। क्लियर होगी बात? तो बेसिकली सारे लोग हैं जो आजकल वो बैंक में अकाउंट क्या करते हैं, ओपन करवाते हैं। वंस योर अकाउंट इज ओपन इन द बैंक, यू विल बिकम द कस्टमर ऑफ द बैंक. Now you can do the transactions of payment, borrowing the loan, saving the amount for salary purpose, of multiple purpose. Now you can use that bank. ठीक है, आप उस बैंक को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब बैंक जो है they are basically providing the different type of account. The first one is saving bank account. कौन सा अकाउंट है सबसे पहला? Saving bank account. The second one is current deposit account. Third one is fixed deposit account and the last one is recurring deposit account. यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर deposit word भी यूज हो रहा है, saving bank account, current deposit account, fixed deposit account, recurring deposit
अकाउंट। तो सबसे पहले अगर हम सेविंग बैंक अकाउंट की बात करें तो ये उन लोगों के लिए ज्यादा सूटेबल है जिनको पैसा सेव करने की हैबिट है। पैसा सेव करने का मतलब होता है जिसको आप खर्च करना यानी एक्सपेंस नहीं चाहते हो जिसका करना, दैट इज सेविंग। So as the name is suggesting, this type of bank, this type of account, this type of account is suitable for those people who are basically have a definite income and looking for the saving. Like definite income यानी कि जैसे fixed salary है जिसकी, मान लो किसी की सैलरी 50,000 है तो डेफिनेट सैलरी है और वो क्या करना चाहता है, सेविंग करना चाहता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जिनको सैलरी मिलता है, जो वर्कर्स हैं, लेबरर्स हैं, जिनका डेली या तो वेजेस आ रहा है या तो मंथली सैलरी आ रहा है, उनके लिए ये अकाउंट बहुत ही बेटर है। इसको बहुत ही मिनिमम इनिशियल अमाउंट के साथ आप ओपन करा सकते हो। मिनिमल ऑप्शन, मिनिमम का मतलब क्या हुआ कि 1,000 के साथ, ऐसे तो कुछ बैंक्स हैं, दे आर टेकिंग 25,000 रुपीज इन द इनिशियल स्टेज, जैसे आईसीआईसीआई दे आर टेकिंग 25K, बट समहाउ बिकॉज ऑफ सम बेनिफिट्स ऑफ सैलरी अकाउंट दे आर इवन ओपनिंग द अकाउंट इन 1,000 रुपीज एज वेल। आ रही है सब बात समझ में? जीरो पैसे के साथ भी बहुत सारे बैंक अकाउंट ओपन कराते हैं। ठीक है, लेकिन वो तब होता है जब कॉर्पोरेट में बल्क में बहुत सारे लोग अकाउंट ओपन होता है तो कुछ बेनिफिट बैंक दे देता है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ अकाउंट्स इज ओपन विद द इनिशियल अमाउंट, बहुत ही कम पैसे के साथ ये शुरू हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। उसके अलावा ये इनिशियल अमाउंट, ये और बात है कि इनिशियल अमाउंट कैन बी वेरी फ्रॉम बैंक टू बैंक, यानी कि ऐसा नहीं कि जो एचडीएफसी मिलेगा वही आईसीआईसीआई मिलेगा, वही एसबीआई में और पीएनबी मिलेगा। लेकिन ज्यादातर जो गवर्नमेंट बैंक है उनका 1,000 रुपीज से ज्यादा नहीं है, आई थिंक 1,000 रुपीज उनका इनिशियल अमाउंट। हाँ, बहुत सारे जीरो में है ना। तो यहाँ पर एक और भी चीज है कि यू कैन विड्रॉ दीज अमाउंट, यानी जो भी आपके सेविंग अकाउंट में पैसा है, यू कैन विड्रॉ द अमाउंट बाय यूजिंग द एटीएम कार्ड्स। एटीएम कार्ड्स की फैसिलिटी है। एटीएम कार्ड्स का मतलब क्या होता है, जो एटीएम के थ्रू पैसा, डेबिट कार्ड वगैरह के थ्रू हम पैसा जो विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, सो विड्रॉल कैन मेड आइदर बाय साइनिंग, यानी कि या तो फॉर्म भरिए, साइन कीजिए और पैसा निकालिए, या तो थ्रू द एटीएम यू कैन बेसिकली विड्रॉ द अमाउंट। राइट, क्लियर हो गया? हाँ, नॉर्मली अगर हम बोले तो विड्रॉल पे कई बार रिस्ट्रिक्शंस लगा होता है बैंक के थ्रू, जैसे कि एटीएम में अगर आप अपने अकाउंट से निकाल रहे हैं तो यू कैन ओनली यूज 5 टाइम्स, अगर आप दूसरे एटीएम से पैसा विड्रॉ करें तो 3 टाइम्स, और अगर आप इनसे ज्यादा बार ट्रांजेक्शन करेंगे तो दे आर गोइंग टू टेक द मोर फाइन और अमाउंट और चार्जेस दे आर गोइंग टू टेक। राइट, दे आर गोइंग टू टेक द चार्जेस फॉर यूजिंग द मल्टीपल, बोल सकते हैं ना, मल्टीपल ट्रांजैक्शन के लिए आपका फिर चार्जेस लगेगा, फिक्स ट्रांजैक्शन के अलावा अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो। ठीक है, रेट ऑफ जो आपका इंटरेस्ट होता है सेविंग अकाउंट का वो वैरी करेगा बैंक टू बैंक, यानी हर एक बैंक में क्या करेगा, वैरी करेगा, और टाइम टू टाइम भी क्या होता रहेगा, चेंज भी होता रहेगा। उसके अलावा एक मिनिमम बैलेंस आपको यहाँ पर रखना है, ये प्रेस्क्राइब किया जाता है बैंक के द्वारा, लाइक मिनिमम अमाउंट यू हैव टू कीप इन योर बैंक अकाउंट। क्लियर है? तो ये आपका हो गया सेविंग अकाउंट। समझ में आ गया सबको, एवरीवन? नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज करेंट डिपॉजिट अकाउंट। करेंट डिपॉजिट अकाउंट, ऑनलाइन क्लास सबको क्लियर है? एवरीवन क्लियर है? यस और नो? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट वन इज करेंट डिपॉजिट अकाउंट। करेंट डिपॉजिट अकाउंट, अब करेंट डिपॉजिट अकाउंट कौन ओपन कराता है? तो करेंट डिपॉजिट अकाउंट वो ओपन कराते हैं जो बिजनेसमैन होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, कोई इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे स्कूल, कॉलेजेस वगैरह। ठीक है, तो ये हॉस्पिटल्स, ये जो होते हैं वो इस तरीके का करेंट डिपॉजिट अकाउंट का प्रोविजन वाला अकाउंट ओपन कराते हैं। क्यों कराते हैं? क्योंकि मल्टीपल लोगों के साथ इनको डील करना है, इनके मल्टीपल कस्टमर्स होते हैं जो बार बार क्या करते हैं, पैसे को डिपॉजिट करते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में इस तरीके के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, कंपनीज हैं, वो क्या करती है, करंट डिपॉजिट अकाउंट को ओपन करवाती है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, यहां पर रिस्ट्रिक्शंस होता है, सिंस देयर आर रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ द विड्रॉल्स फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, जहां पर सेविंग बैंक अकाउंट में रिस्ट्रिक्शंस था, वहीं यहां पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ठीक है, आप जितनी बार अमाउंट विड्रॉ करो, जितनी बार डिपॉजिट करो, कोई रिस्ट्रिक्शंस इस पे नहीं है। क्लियर हो गई बात, समझ में आया? हाँ, एक और चीज है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि दिस इज नॉट सुटेबल फॉर दूज पीपल, ये उनके लिए सुटेबल नहीं है
जिनका दे नीड टू हैव अकाउंट फॉर विच विड्रॉल कैन मेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स। मतलब ये उनके लिए अकाउंट सुटेबल नहीं है जिनका डेली का या सैलरीड अमाउंट है, जो महीने में एक बार पैसा आ रहा है, उन लोगों के लिए सुटेबल अकाउंट नहीं है। भाई जस्ट ऑपोजिट है सेविंग का एक तरीके से। बैंक ओपन होता है करेंट अकाउंट, बैंक्स जो है करेंट अकाउंट ओपन करता है, जो करेंट डिपॉजिट वाले होते हैं उनके लिए करेंट अकाउंट होता है। सेविंग अकाउंट की तरह इनको भी कोई सर्टेन अमाउंट जो है वो देना पड़ेगा ओपन कराने के टाइम पे, करेंट अकाउंट में भी आपको देना पड़ेगा पैसा। हाँ, क्या बोल रहे हो? हाँ, तो बिकॉज बड़े बड़े कंपनीज करते हो दे कैन अफोर्ड द अमाउंट, बट इंडिविजुअल के लिए तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। या फिर जो बिजनेस पर्सन है, सोल प्रोप्राइटर है, चलो उसके लिए भी एक बार के लिए ठीक है। ठीक है, और ये जो अकाउंट होता है इसके लिए वही सर्टेन अमाउंट चाहिए ओपन कराने के लिए। और इस डिपॉजिट में, ऑन दिस डिपॉजिट बैंक डज नॉट पे द इंटरेस्ट ऑन द बैलेंस, बट इन द सेविंग अकाउंट दे आर प्रोवाइडिंग सम इंटरेस्ट, राइट? बट इन दिस सिचुएशन द बैंक इज नॉट प्रोवाइडिंग एनी इंटरेस्ट और बैलेंसेस। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन बैलेंसेस मतलब बैलेंस के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है। लेकिन हाँ, और एक और भी चीज है कि हर साल ऑपरेशनल चार्ज भी लिया जाता है, क्योंकि करंट अकाउंट है, मल्टीपल ट्रांजैक्शंस का ऑप्शन मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपसे ऑपरेशनल चार्जेस लिया जाएगा। यानी इसको चलाने का जो ऑपरेशन का जो टाइम है, या जो इसको चलाने का जो आप चला रहे हो पूरे साल, एक मंथली ऑपरेशनल, ईयरली ऑपरेशनल चार्जेस लगेगा। ईयरली, मंथली नहीं, ईयरली, हर साल 500, 1000 रुपए, 2000 कुछ ऐसा अमाउंट डिडक्ट होगा, है ना। ये जो अकाउंट्स होंगे, ठीक है, इसमें कई बार ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी मिलेगा, क्योंकि करंट अकाउंट में मैंने पहले बताया था कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलेगा। ओवरड्राफ्ट समझते हो ना क्या होता है? ओवरड्राफ्ट एक नॉर्मल अमाउंट से ज्यादा विड्रॉ करने की कैपेसिटी। सो यहाँ पर आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी मिलेगा। फॉर द कन्वीनियंस ऑफ अकाउंट होल्डर द बैंक्स अलाउ द विड्रॉल ऑफ द अमाउंट इन द एक्सेस, मतलब एक्सेस में भी आप विड्रॉ कर सकते हो, जितना बैलेंस है डिपॉजिट उससे भी ज्यादा। उसके अलावा आपको it is allowed to some specific customer only, it's not allowed to every customers, but it is allowed for the specific, यानी कुछ customers को जो कंपनीज वगैरह चला रहे हैं उनको ही सिर्फ ये अलाउड होगा। ठीक है, और कई बार ये जो है एग्रीमेंट भी बनाते हैं बैंक जो है, एक करंट अकाउंट के टाइम पे एग्रीमेंट भी बनाते हैं कंसर्न कंपनीज के साथ, अगर कोई भी है तो। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये करंट अकाउंट का सीन क्लियर। अच्छा, सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता है या करंट अकाउंट में मिलता है? सेविंग। अच्छा, मल्टीपल ट्रांजैक्शन करंट में कर सकते हैं, सेविंग में, ठीक है। नेक्स्ट वन इज फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। नेक्स्ट वन इज फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट्स, कुछ ऐसे बैंक्स हैं जिनमें कस्टमर्स जो हैं वो पैसे लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है, लॉन्गर टाइम के लिए। सो सम बैंक कस्टमर्स मे लाइक टू पुट अवे मनी फॉर द लॉन्गर टाइम, ज्यादा समय के लिए। वैसे डिपॉजिट्स पे हायर इंटरेस्ट रेट मिलता है, मैंने आपको बताया था ना, उस पे क्या मिलेगा? हायर इंटरेस्ट रेट, क्योंकि वो पैसा विड्रॉ करना नहीं चाहते हो। ठीक है, ये जो मनी डिपॉजिट होगा या तो ये सेविंग बैंक अकाउंट के थ्रू होगा, ठीक है। इफ द मनी अगर सेविंग बैंक अकाउंट के थ्रू हुआ, जो मैंने तुम लोगों को बताया था कि मैंने जैसे स्विप करवा लिया, तो मान लो कि मेरे अकाउंट में अगर 2-2.5 लाख पड़ा है, तो उसमें से अगर मैंने 50,000 स्विप करा लिया, तो एक तरीके से मैंने 50,000 को सेविंग अकाउंट के थ्रू डिपॉजिट अकाउंट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर वही वाली बात बोली जा रही है, ऐसा है नहीं 2.5 लाख, आई एम जस्ट सेइंग दैट। ठीक है, कि अगर यहाँ पर अगर जो मनी है वो डिपॉजिट हो रहा है सेविंग बैंक अकाउंट में, ठीक है, उसके थ्रू आप डिपॉजिट करा रहे हैं, मतलब आप कोर डिपॉजिट नहीं करा रहे हो, आप उसके थ्रू डिपॉजिट करा रहे हो, तो ऐसे सिचुएशन में हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट रेट लोअर रहे। समझे? सेविंग अकाउंट के थ्रू डिपॉजिट अकाउंट डिपॉजिट करा रहे हो पैसे का, तो हो सकता है इंटरेस्ट रेट लो रहे। अगर आप मनी डिपॉजिट करवा ही रहे हो फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में, यानी आपका अकाउंट ओपन ही हुआ है फिक्स्ड डिपॉजिट के नाम पे, तो ऐसे सिचुएशन में आपका इंटरेस्ट रेट क्या होगा? हाई होगा, क्योंकि जो सेविंग अकाउंट में पैसा जो डिपॉजिट है ना, आप इवन वो भी विड्रॉ कर सकते हो। ये ऑप्शन आपके फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में नहीं होगा, क्योंकि आपने पैसा को क्या करा दिया? फिक्स करा दिया, हाँ, एक पीरियड उसमें सेट कर दिया। ठीक है, तो सेविंग अकाउंट के थ्रू जो डिपॉजिट होगा उसमें इंटरेस्ट रेट क्या होगा? लो होगा, लेकिन डिपॉजिट कर सकते हैं। बट अगर फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट के थ्रू पैसा डिपॉजिट करते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? आपका इंटरेस्ट रेट क्या होगा? हायर होगा।
इस टाइप के जो डिपॉजिट अकाउंट होते हैं वो अलाउ करते हैं डिपॉजिट के लिए कुछ स्पेसिफाइड पीरियड के लिए। ऐसा नहीं है कि आज हमने डिपॉजिट अकाउंट में कन्वर्ट कराया कल ही पैसा विड्रॉ कर लिया, नो। ट्राई टू डिपॉजिट द अमाउंट फॉर सम स्पेसिफिक पीरियड और सम डेज, ठीक है। और इनका जो डिपॉजिट रेंज है दैट इज स्टार्टेड फ्रॉम 15 डेज, 15 दिन से भी डिपॉजिट से स्टार्ट होकर के लगभग 3 साल के लिए आपको अलाउ होता है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में। नहीं, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट की बात हो रही है, अकाउंट, ठीक है। पैसा फिक्स डिपॉजिट की बात नहीं करें, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है। तो मतलब अकाउंट ओपन ही कराया गया फिक्स डिपॉजिट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर इनका जो पीरियड होगा दैट इज बिटवीन 15 to 3 years, ठीक है। और मोर, उससे ज्यादा भी हो सकता है, और विड्रॉल भी अलाउड है, ठीक है, विड्रॉल भी अलाउड है। लेकिन यहाँ पर डिपॉजिटर पैसा तभी निकाल सकता है जब उसको जब उसे ये चीज बोलना पड़ेगा बैंक में, नहीं एप्लीकेशन, जैसे नॉर्मल आप कैसे एफडी तुड़वाने में टाइम पे होता है, सेम थिंग इज हियर दैट यू कैन, यहाँ पर आपका विड्रॉल अलाउड विदाउट कंसेंट नहीं होगा, यानी बैंक को जब तक एप्लीकेशन नहीं दोगे विड्रॉल का, they are not going to allow you to withdraw the money, but in the saving account if you will deposit the amount you can withdraw the money anytime. तो यहाँ पर क्या सिचुएशन है, यहाँ पर सिचुएशन ये है कि जैसे फिक्स डिपॉजिट है 15 दिन से 3 साल तक के लिए ऑप्शन है, उससे ज्यादा भी कर सकते हैं, विड्रॉल अलाउड नहीं है। विड्रॉ करने के लिए स्पेशल एप्लीकेशन और स्पेशल रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, ऑन रिक्वेस्ट द डिपॉजिटर कैन इनकैश द अमाउंट, ठीक है, बिफोर इट्स मेच्योरिटी, अदरवाइज मेच्योरिटी से पहले ये भी अलाउड नहीं है। इन द केस अगर बैंक ने लोअर इंटरेस्ट रेट दिया व्हाट वाज एग्रीड अपॉन, ठीक है, बैंक्स गिव लोअर इंटरेस्ट देन व्हाट वाज एग्रीड upon, the interest on fixed deposit can be withdrawn at certain interval of time. अब ये पता नहीं क्या किस सेंस में कहना चाह रहे हैं, लेकिन आपका यहाँ पर क्या रहेगा, किस तरीके का इंटरेस्ट रेट रहेगा, कंपैरेटिवली टू सेविंग अकाउंट का जो डिपॉजिट है उससे क्या रहेगा, ये हाई रहेगा, ठीक है। हाँ, एग्रीड इंटरेस्ट रेट से इट विल डिक्लाइन इफ यू विल विड्रॉ द अमाउंट, ठीक है। मतलब आपको लॉस, एक तो आपके इंटरेस्ट रेट पे जो देने वाले थे उससे वो कम इंटरेस्ट रेट आपको प्रोवाइड करेंगे, यह सब विषय। मैम वो यही कहना चाह रहे हैं ना, मतलब वो जो डिपॉजिट था, फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट मिलने वाला था, वो उसके अनुसार नहीं मिला और उससे पहले वो पैसा निकाल लिया। तो मैम वो तो रूल्स और रेगुलेशन होता है मैम, टर्म एंड कंडीशन की, वो क्योंकि पैसा जो भी होता है डबल वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे होता है। हाँ, यहाँ ये बोला जा रहा है ना बेटा कि मैच्योरिटी डेट से पहले, हाँ पहले बोलो आप, फिर मैं बताती हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट पे, और कंपाउंड इंटरेस्ट पे टाइम लगता है पैसा को डबल होने पे, तो आप उससे पहले निकाल लीजिएगा तो वो इंटरेस्ट वो मिलता ही नहीं है। बिल्कुल, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, जो अमाउंट बचता जाता है या इंक्रीज होता जाता है उस पे इंटरेस्ट रेट लगता है। जैसे अगर आप लोन लेते हो 4 लाख रुपए का, 4 लाख रुपीज का, तो आपका अगर मान लीजिए आपका फर्स्ट मंथ में अगर 10,000 कटा, तो उसका जो बचा हुआ जो भी अमाउंट जितना है उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता चला जाता है, यही होता है। वही चीज आपके डिपॉजिट में होता है, जितना ज्यादा डिपॉजिट है उतना हर साल जितना अमाउंट बनता गया उसके ऊपर फिर कैलकुलेट होता चला गया, यही होता है बेनिफिट, इसीलिए बहुत ज्यादा पैसा डबल हो जाता है ना। तो यहाँ वही चीज बोला जा रहा है कि अगर इंटरेस्ट रेट जो है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में अगर विड्रॉन हो जाता है सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम पे, तो ऐसे सिचुएशन में एट एंड पे हो सकता है कि आपका जो पैसा, अगर आपने रिन्यू नहीं कराया उसको दोबारा, आपको रिन्यू भी करवाना होता है, देना भी होता है, उस पे भी आपको इंटरेस्ट रेट क्या मिलेगा, कम मिलेगा, लो मिलेगा, ठीक है, क्लियर हो गया। अब रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट सर्टेन अमाउंट पे किया जाता है हर मंथ, और उसमें विड्रॉल इंटरेस्ट रेट हाई होता है, और एक मैच्योरिटी के बाद ही रिकरिंग डिपॉजिट ज्यादातर शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ठीक है। सो रिकरिंग डिपॉजिट में जो अकाउंट ओपन होगा वो बेसिकली यहाँ पर हर महीने आपके अकाउंट से कुछ पैसा कटता जाएगा, जैसे कैसे एसआईपी में कटता है। एसआईपी में देखा है ना, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो है उसमें आपको हर महीने अगर आपने 2,000 रुपए का होगा तो हर महीने आपके 2,000 रुपए अपने आप ऑटोमेटिकली डिडक्ट होता जाता है, होता है। तो यहाँ रिकरिंग डिपॉजिट जो अकाउंट है, यहाँ पर क्या होगा कि वाइल ओपनिंग द अकाउंट ऑफ अ पर्सन, जब
किसी पर्सन का अकाउंट ओपन हो रहा है, तो यहाँ पर आपको हर महीने फिक्स करना पड़ेगा कि आप इतना पैसा डिपॉजिट करोगे किसके साथ, बैंक के साथ। किस साथ डिपॉजिट करोगे, बैंक के साथ। जैसे मान लो मेरी सैलरी है, उसमें से मैंने 5000 रिकरिंग डिपॉजिट में कर दिया, तो हर महीने मेरा वो पैसा ऑटोमेटिकली डिडक्ट होके रिकरिंग अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा। किसमें डिपॉजिट हो जाएगा, रिकरिंग अकाउंट में। फिक्स डिपॉजिट में हो सकता है कि आप एक बार लमसम अमाउंट दें, यहां पर आप हर महीने का ऐसा कुछ फिक्स करोगे, ठीक है। 3 महीने का भी कर सकते हो, 1 महीने का भी हो सकता है। जो टोटल डिपॉजिट जो होगा वो एक साथ इंटरेस्ट के साथ मैच्योरिटी के बाद मिलेगा। जैसे आपने रिकरिंग डिपॉजिट 5 साल के लिए ओपन कराया, तो 5 साल वो पर्टिकुलर अमाउंट डिडक्ट होता चला जाएगा, और 5 साल के बाद एक साथ इंटरेस्ट के साथ वो पैसा आपको मिल जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है कि यहाँ पर जो डिपॉजिटर हैं, दे कैन ऑल्सो बी अलाउड टू क्लोज द अकाउंट बिफोर इट्स मैच्योरिटी। और मैच्योरिटी से पहले भी अगर वो चाहे, जैसे 5 साल मैच्योरिटी है, 5 इयर्स, उससे पहले भी चाहे तो अकाउंट को क्या करा सकते हैं, क्लोज करवा सकते हैं, ठीक है। और अपने पैसे को वो लेके जा सकते हैं, ठीक है। मतलब पैसा लेके अपना क्लोज करा सकते हैं मैच्योरिटी से पहले भी। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब रिकरिंग डिपॉजिट्स में भी यहाँ पर कुछ टाइप्स गिवन है, बहुत सारे टाइप्स गिवन है, तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो आई गेस सारे टाइप के हो गए ना। ये लास्ट था रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। सो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट्स में क्या सिचुएशन है कि कोई भी पर्सन जो है वो ज्वाइंटली भी अकाउंट ओपन करा सकता है और इंडिविजुअली भी करा सकता है, यानी एक या एक से ज्यादा भी लोग करवा सकता है, ठीक है। गार्जियन भी करवा सकते हैं माइनर के बेसिस पर, ठीक है। और साथ साथ में जो इंटरेस्ट रेट होगा अलाउड होगा वो सेविंग अकाउंट डिपॉजिट से क्या होगा, हाई। क्या होगा, हाई, ठीक है। और आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह यहां पर भी क्या होगा, यहां पर भी ऐसे तो आप कंपाउंड ही इंटरेस्ट है हर जगह पे, कहीं पर भी आपको सिंपल इंटरेस्ट वाला सी नहीं मिलेगा। मैम लेकिन फिक्स डिपॉजिट होगा। हाँ, पर बेल आउट की सिचुएशन में एक असिस्टेंस मिलता है, पैसा के थ्रू असिस्टेंस मिलेगा। ये किसको मिलेगा, किसी कॉर्पोरेशन को या किसी कंट्री को मिलेगा जब वो कंपनी डूबने वाला है या फिर बैंक रप्ट होने वाला है, यानी कि बहुत ज्यादा लोन लिया, बैंक रप्ट वाला सिचुएशन है, तब बैंक डेब्ट वाली सिचुएशन में, ठीक है। कई बार गवर्नमेंट जो है वो खुद इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है, और ऐसे सिचुएशन में कई बार आपको बेल आउट प्रोविजन मिलता है, ठीक है। तो बेल आउट के थ्रू या तो आपको ज्यादा टाइम या थोड़ा पैसा, मतलब बोल सकते हैं ना कि माफी नहीं होता कि पैसा कम कर देना, इस तरीके का कोई सिचुएशन होगा, एक तरीके का फाइनेंशियल असिस्टेंस है ये। क्लियर हो गया, फाइनेंशियल हेल्प। यस मैम। ठीक है। Yes. अभिषेक